नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर एग्जाम के लिए मॉडल टेस्ट है वो लेकर आए हैं। ये मॉडल टेस्ट है, इसके जो एग्जाम होने वाले हैं अभी 1-2 दिन बचे हुए हैं, तो आखिरी दिनों का एक महायुद्ध की तरफ ही समझ लीजिए आप। तो इसमें बिल्कुल इसके एग्जाम पैटर्न के अनुरूप हमने ये मॉडल टेस्ट है ये तैयार किया है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। पूर्णतः इसके एग्जाम पैटर्न और इसका जो सिलेबस है उसके आधार पर इन 100 क्वेश्चंस को हमने प्रिपेयर किया है। तो आप एग्जाम देने से पहले इसको एक बार जरूर देखें, शायद इनमें से कोई क्वेश्चन है वो आपको ऐसे कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। तो अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, तो वो की थी आर के माथुर ने। तो ऑप्शन नंबर सी आर के माथुर है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो 2020 में जारी किया गया था उसमें भारत की रैंकिंग थी वो कौन सी रही। तो इसमें भारत की रैंकिंग थी वो 168वीं रही थी। कौन सी रही थी? 168वीं रैंकिंग थी भारत की रही थी। और 2018 में भारत की रैंकिंग थी वो 177वीं रही थी। 177वीं रैंक थी 2018 में भारत की रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग दिया गया। तो कौन से राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग है सोहराई खोवर पेंटिंग, इसको जीआई टैग दिया गया। तो वो दिया गया है झारखंड की प्रसिद्ध पेंटिंग है सोहराई खोवर पेंटिंग। तो इसको जीआई टैग है वो दिया गया है। तो झारखंड है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, 29 जुलाई को मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस के दिन जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है। तो वैश्विक बाघ दिवस के दिन जारी रिपोर्ट की गई थी, उसमें बाघ थे वो सबसे अधिक कौन से राज्य में, ये हमें बताना है। तो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे अधिक बाघ हैं। कितने हैं? और वो है 526 बाघ। कितने हैं? मध्य प्रदेश अकेले में 526 बाघ हैं। वहीं सेकंड स्थान पर है वो कर्नाटक है, उसमें 524 बाघ हैं। और उसके बाद आता है उत्तराखंड, इसमें आते हैं 442 बाघ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगी। तो हाल ही में जो नई शिक्षा नीति जारी हुई है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वह कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी जगह लेगी। तो ये लेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसकी जगह लेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर ये नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और ये कौन से मंत्रालय ने जारी की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। और इसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका नाम बदलकर भी शिक्षा मंत्रालय है वो कर दिया गया है। और वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? वो है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2021 में, उसकी मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा। तो वो करेगा भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत है वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी करेगा। वहीं 2022 में जो टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया। 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो कितने खिलाड़ियों को दिया गया। तो ये दिया गया था टोटल 5 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 5 खिलाड़ियों को, जिसमें रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन टी और रानी रामपाल को यह पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई। जो 15 अगस्त 2020 को जो स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था वह उसकी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी 74वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी 74वीं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 है उससे सम्मानित होने के लिए किसकी घोषणा की गई है कि किसे सम्मान दिया जाएगा। तो किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। किसे दिया जाएगा? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को
गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें संप्रीति 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो संप्रीति 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है संप्रीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान है वो कौन से देश में स्थित है, ये हमें बताना। तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कौन से देश में स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका जो ट्रांसफर है वो जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है वाशिंगटन डीसी में, यूएस में। वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता है वो कौन से यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता है वो लेक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो लेक्टोमीटर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर है वो 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा खेल है जिसमें गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें ये बताना है कि कौन से खेल में गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता। तो वो किया नहीं जाता है बैडमिंटन में। बैडमिंटन में गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें जो शटल कॉक होती है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राष्ट्रीय जनगणना 2011 भारत की कौन सी जनगणना है? तो राष्ट्रीय जनगणना हुई थी 2011 में, वो भारत की कौन से क्रम की जनगणना थी? तो भारत की 15वें नंबर की जनगणना थी। कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वें नंबर की जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की ये 7वें नंबर की जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4, उनमें से बताना है कि खरीफ की फसल है वो कौन सी नहीं है। तो खरीफ की फसल 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें कौन सी नहीं है? तो चना है, ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बीपीसीएल है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। कहीं कहीं पर आपको 1976 भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब से हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसका शुभारंभ है वो कब से हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 1 मई 2016 से। कब हुआ था? 1 मई 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो भारत का शेक्सपियर है वो कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध फेमस बुक आई थी गीत गोविंद, उसके लेखक है वो कौन है, ये हमें बताना है। तो गीत गोविंद पुस्तक है, इसके लेखक है वो कौन है? तो इसके लेखक है जयदेव। जयदेव है वो गीत गोविंद के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो भारत में जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था वो किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति भी कह सकते हैं आप, दुग्ध क्रांति भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राष्ट्रीय गान जन गण मन को 29 नवंबर 1911 को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान हमारा जो जन गण मन उसको पहली बार 29 नवंबर 1911 को जो कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें ये पहली बार गाया गया था? तो ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 फरवरी के दिन। 28 फरवरी के दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? ये चार ऑप्शन दिए गए, उनमें बताना है कि कौन सा है जो अक्रिय गैस नहीं है। तो ब्रोमीन है, ये अक्रिय गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें ये बताना है कि कौन सा कप है इनमें से जिसका संबंध बैडमिंटन कप से है। तो थॉमस कप है, इसका संबंध है वो बैडमिंटन कप से है। कौन सा कप हो जाएगा? थॉमस कप है, इसका संबंध है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये चार राज्यों के नाम दिए गए, उनमें बताना है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा है वो साझा नहीं करता है। तो मणिपुर है, ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ये तीन राज्य हैं, ये तीनों बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 1 डिग्री देशांतर जब हम आगे जाते हैं तो उसमें दो स्थानों के बीच में स्थानीय समय में अंतर होता है, वो कितना होता है ये हमें बताना है। तो वो अंतर होता है लगभग 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। और वो दूरी होती है वो लगभग होती है 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी का अंतर होता है और समय होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट इसमें, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 3 है NH3, वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो NH3 है वो स्थित है आगरा से मुंबई के बीच। कहाँ पर वो स्थित है? आगरा से मुंबई के बीच ये NH3 है, ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो वो हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से राज्य में स्थित है, ये हमें बताना है। तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य है ये झारखंड राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उसके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है उनमें ये अपने मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? ये चार ऑप्शन दिए गए, उनमें ये बताना है। तो ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये ओडिशा दिया गया है, बल्कि कुचिपुड़ी नृत्य ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी ओडिशा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अप्रैल 2019 में निर्भया का सफल परीक्षण किया, यह क्या है? तो अप्रैल 2019 में भारत में एक निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह एक कौन सी मिसाइल है? तो ये मिसाइल है, ये है सबसोनिक मिसाइल। कौन सी है? सबसोनिक मिसाइल है ये निर्भय, जिसका अप्रैल 2019 में सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी गैस है जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? नाइट्रोजन है वो प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है। तो आधिकारिक तौर पर गोवा का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल है वो गोवा का राजकीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, उनमें बताना है कि शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। तो प्रतिनिधि है वो किस प्रकार से लिखा जाता है? तो प्रतिनिधि है वो जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है उसी आधार पर लिखा जाएगा, प्रतिनिधि। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो व्यक्ति कम खर्च करता हो, तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा वो होगा मितव्ययी। मितव्ययी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? जो अमृत है उसका विलोम शब्द हमें बताना है। तो अमृत का विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो अमृत का विलोम शब्द होगा वो होगा विष। क्या होगा? विष है वो अमृत का विलोम शब्द होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शब्द एक्यूरेट का सही समानार्थी शब्द होगा। जो एक्यूरेट है उसका हमें सही समानार्थी या फिर सिनोनिम्स बताना है, तो वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रीसाइज। प्रीसाइज है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एक्यूरेट होता है उसका अर्थ होता है वो होता है शुद्ध या सही, और प्रीसाइज का मतलब ही होता है शुद्ध या सही या फिर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। ये रिक्त स्थान दिया गया है, ब्रैकेट दिया गया है, इसमें बताना है कि क्या आएगा। द कोर्ट हैज अब्सोल्व्ड हिम ऑल द चार्ज लिविल्ड अगेंस्ट हिम। तो अदालत ने उसके खिलाफ जो लगाए गए थे आरोप उन सभी से उसे बरी कर दिया है। तो इसका अर्थ होगा, तो इसमें खाली स्थान में क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा फ्रॉम। क्या आ जाएगा, फ्रॉम है वो इस खाली स्थान में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द क्वेश्चन का सही हिंदी अर्थ है। तो क्वेश्चन है, इसका सही हिंदी अर्थ क्या होगा, तो इसका सही हिंदी अर्थ होता है चेतावनी। क्या हो जाएगा, चेतावनी। तो ऑप्शन नंबर सी है चेतावनी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शब्द मैनेजमेंट का सही हिंदी अर्थ है। तो मैनेजमेंट है, इसके जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, ये हमें बताना है। तो मैनेजमेंट का सही हिंदी अर्थ क्या होगा, तो मैनेजमेंट का सही हिंदी अर्थ होगा वो होगा प्रबंध। क्या होगा, प्रबंध है वो मैनेजमेंट का सही हिंदी अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें अशुद्धि है पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। इसमें पदों का सही नहीं, इसमें एडजस्ट नहीं किया गया है। तो इसका सही जो पदक्रम होगा वो इस प्रकार से होगा कि देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दिए गए 4 विकल्पों में से रॉन्गली स्पेल्ड शब्द को पहचानिए। तो ये 4 स्पेलिंग दी गई है, उनमें हमें पहचानना है कि कौन सी स्पेलिंग है वो गलत बताई गई है। तो गलत स्पेलिंग कौन सी है, इसमें गलत हो जाएगा ये क्लेरिफाई है, ये दिया गया है, ये गलत स्पेलिंग है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, वो होगी CLARIFY। ये इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी, क्लेरिफाई, जिसका मतलब होता है स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी भाषा होती है उसमें कितने वर्ण होते हैं ये हमें बताना है। तो हिंदी में वर्ण होते हैं वो 44 वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। तो ये श्रेणी दी गई है, उसमें लुप्त संख्या है, जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो इसमें क्या श्रेणी दी गई है, इसमें 2 दिया गया है, 3, फिर 4, 6, 8। तो ये इस प्रकार से श्रेणी बन रही है। 2 के बाद में क्या आ रहा है, 4 के बाद में 8, फिर 16। तो इसमें 2 गुना हो रहा है, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो इसमें 12 के बाद में क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और इसमें जो 3 है, 3 के बाद में क्या आता है, 6, और 6 के बाद में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में 12। तो 3 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसमें जो 6 में 3 ऐड करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, वो 9 आता है। तो 9 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। ये अक्षर श्रृंखला दी गई, उनमें जो खाली स्थान है उसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो इसमें खाली स्थान पर क्या आएगा, तो ये क्या दी गई है, REP। क्या दिया गया है, REP, ये श्रृंखला दी गई है। उसके बाद में क्या आ रहा है, NHN, और उसके बाद क्या आ रहा है, JKL। ये इस प्रकार से इसमें लिखा गया है। तो R आता है वो 18 नंबर पे आता है, E है वो 5 नंबर पे आता है, और P आता है वो 16 नंबर पे आता है, और N है वो 14 नंबर पे आता है, H 8 पे, और N भी 14 नंबर पे आता है, और इस प्रकार J आता है वो 10 पे आता है, K 11 पे आता है, और L है वो 12 नंबर पे आता है। इसमें हम पहले इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं। इस प्रकार देखते हैं इसमें किस प्रकार से हल किया गया है। तो 18 में पहले 4 कम होते हैं तो ये 14 हो जाता है, और 14 में फिर 4 कम होते हैं तो ये 10 पे आ जाता है। तो इसी प्रकार 10 में हम 4 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा ये लिखना है सबसे पहले तो हमें। उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद में आता है 5 में 3 माइनस होते हैं तो 3 कम होते हैं, तो इसमें 3 जुड़ते हैं इसमें।
5 में 3 ऐड करते हैं तो 8 हो जाता है, और 8 में 3 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में 3 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 14 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा वो लिखना है। उसके बाद आता है 16। 16 में हम 2 कम करते हैं, माइनस करते हैं तो 14 हो जाएगा, और 14 में जब 2 कम करते हैं तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 में हम 2 कम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा ये हमें लिखना है। तो 6, 14 और 10 पे, 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है वो आता है एफ आता है, और 14 नंबर पे आता है वो एन आता है, और 10 नंबर पे आता है जे। तो एफ एन जे वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एन जे है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि गोल्ड को TLOW लिखा जाए तो CALM को क्या लिखा जाएगा। तो गोल्ड को क्या लिखा गया है, हम इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं। पहले GOLD ये लिखा गया है गोल्ड, और इसमें क्या लिखा गया है दूसरा, TLOW ये लिखा गया है। तो जी आता है वो, ये इसका ऑपोजिट लिखा गया है, GT रोड, OL LO और DW, इनका जो उल्टा है वो लिखा गया है। जी कितने पे आता है, जी आता है 7 नंबर पे, और टी आता है वो 20 नंबर पे आता है। तो 20 और 7 27 हो जाए, तो इनका जो उल्टा है अंग्रेजी वर्णमाला में वो लिखा गया है। तो इसी प्रकार कॉलम का भी उल्टा हम लिख लेते हैं, CALM। तो कॉलम का उल्टा है वो क्या हो जाएगा, तो C का उल्टा होता है वो X होता है, A का उल्टा होता है वो Z होता है, L का उल्टा होता है वो O होता है, M का उल्टा होता है विपरीत होता है वो N होता है। तो XZON, तो ऑप्शन नंबर बी XZON है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का उच्च औसत रन है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है और उसका औसत है वो 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी में उसका औसत क्या था ये हमें बताना है। तो इसमें कोई प्लेयर है, कोई खिलाड़ी है, तो वो 11 पारियों में कुछ औसत रन बनाता है। तो मान लेते हैं हम 11 पारियों में उसने अक्स औसत रन बनाए, कितने रन बनाए, अक्स औसत रन बनाए। तो 11 पारियों का उसका टोटल रन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 11 अक्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 11 अक्स हो जाएंगे। और 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाते हैं, तो 12 पारियों का जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा उसका। तो हमें 11 पारियों का औसत पता है, 11 एक्स हो जाएगा। औसत 11 पारियों में टोटल रन कितने हो जाएंगे, 11 एक्स, और साथ में 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, ये हम इसमें ऐड करते हैं। ये टोटल किसके बराबर होगा, 12 पारियों का टोटल औसत कितना हो जाएगा, 12 गुणा एक्स में से कितने कम हो जाते हैं, वो 5 कम हो जाता है इसका औसत, तो एक्स माइनस 5, ये 12 पारियों का टोटल औसत हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये 12 एक्स माइनस 60 हो जाएगा, 12 पंजी 60। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये एक्स इस तरह हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 12वीं पारी का एक्स हमने कौन सा माना है, एक्स 11वीं पारी का औसत माना है। तो 12वीं पारी का जो औसत है वो कितना कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 150 में से 5 कम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 145। तो 12वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा उसका, 145 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 900 रुपए पर कितने समय का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपए का 8 वर्ष का 5% वार्षिक दर से होता है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, उनमें बताया गया है कि 900 रुपए का कितने समय में 6% ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपए का कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए, और ब्याज की दर कितनी दी गई है, वो दी गई है 5%। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, इसमें ब्याज होता है वो कितना होता है। तो इसमें ब्याज को सोल्व करते हैं तो 0 से 0 घट जाएगा, और 5 दूनी 10 और 2 चौके 8, तो 54 दूनी क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 54 दूनी हो जाएगा 54 को 4 से गुणा करते हैं तो सॉरी ये हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा, 216 इसमें ब्याज आएगा, और वही ब्याज है वो पहले वाले में आएगा। तो 900 रुपये है, इसमें हमसे समय है वो पूछा है, तो समय को टी रख लेते हैं, और दर कितनी है 6% दी गई है, और बटे में 100 लिख लेते हैं, और ब्याज कितना आएगा 216 रुपये। जब इसको सोल्व करते हैं तो टी का मान है वो क्या आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा 216 गुणा ये 100 है, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 900 इंटू में 6। जब इसको सोल्व करते हैं तो 00 से 00 काटेंगे, और 6 से इसको काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 18 और 6 6 36, कितना आ जाएगा 36, और 9 चौका 36। तो समय क्या आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 4 है वो इसका, 4 वर्ष है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं,
ए का पुत्र डी का भाई है तो बी और सी में क्या रिश्ता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ए और बी क्या है, भाई। तो इस प्रकार से हम इनको लिख लेते हैं। ए और बी क्या है, मान लेते हैं इनको हम प्लस निशान दे देते हैं। ये क्या हो जाएगा, भाई 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 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। आगे दिया गया है कि सी और डी क्या है, बहनें। तो ये हम लिख लेते हैं सी और ये लिख देते हैं डी। तो सी और डी क्या है, ये बहनें हैं, तो इनको माइनस निशान दे देते हैं। आगे कहा गया है कि ए का पुत्र डी का भाई है। तो डी का भाई है तो डी का भाई मान लेते हैं वो एक्स है। ये तीनों भाई बहन हो गए। तो क्या पूछा गया, ए का पुत्र डी का भाई है। तो ए का पुत्र है ये एक्स, ये डी का क्या है, भाई है। तो इस प्रकार से होगा। तो इसको जब हम आगे देखते हैं तो इसका भाई का पुत्र होगा। आगे क्या कहेगा, बी और सी में क्या रिश्ता है। तो भाई का पुत्र या पुत्री है वो इसको क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे। तो चाचा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 3 वर्ष के बाद ए की आयु 5 वर्ष पहले बी की आयु के बीच का अंतर 12 वर्ष है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ए और बी की आयु है वो एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और इनका अनुपात है वो कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। तो ये इनकी आयु है वो क्या आ जाएगी, 3x और 2x इनकी आयु है वो हो जाएगी। एक्स हमने माना है तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, 3x और 2x इनकी आयु हो जाएगी। और आगे क्या कहा गया है कि 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो 3 वर्ष बाद ए की आयु है वो क्या हो जाएगी, 3x + 3, ये ए की आयु हो जाएगी। और आगे क्या है इसमें, 5 वर्ष पहले बी की आयु, 5 वर्ष पहले बी की आयु क्या होगी, 2x - 5। और इनकी आयु का अंतर है वो कितना दिया गया है, अंतर है वो 12 दिया गया है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3x + 3 - 2x + 5 -5 प्लस हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करते हैं तो x का मान है वो कितना आ जाएगा, तो x का मान है वो 4 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान है वो 4 निकल के आ जाएगा। जब x का मान 4 है तो जब a में x का मान रखते हैं तो x की आयु है वो कितनी, a की आयु कितनी हो जाएगी, वो 12 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12। तो इसमें a की आयु पूछा है तो a की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। और b की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत घटा दिया जाए कि ताकि क्षेत्रफल एक समान बना रहे। कोई आयत है, मान लो ये कोई आयत है और इसकी जो लंबाई है उसको 25% वृद्धि कर दी। मान लो इतनी इसकी जो लंबाई है उसको बढ़ा दी, 25% बढ़ा दी। उसकी चौड़ाई है उसमें कितनी कमी करें ताकि क्षेत्रफल है वो समान बना रहे। तो इसके लिए एक सिंपल सूत्र होता है। आपने सबसे पहले तो कितनी वृद्धि की है वो लिख लेते हैं और साथ में बटे में लिख देते हैं जितनी वृद्धि हमने की गई है वो 100 में ऐड करके लिख देते हैं। 25/125 इंटू में 100 लिख लेते हैं। तो 25 पंजी 125 और 5 को 100 से करते हैं तो 20%। तो 20% है वो इसकी चौड़ाई में कमी करते हैं। तो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट बताया हमने, आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए। परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। मान लो कोई परीक्षा है उसमें 94% छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, 94% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण हुए या फेल हुए, तो 6% छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण हुए। और 6% का मान कितना दिया गया है, वो हमें 33 दिया गया है। कितना दिया गया है, 6% का मान है वो 33 दिया गया है। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए, तो x छात्र है वो उत्तीर्ण, तो x का 6/100 है वो कितना होगा, वो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 33 गुणा में 100 और बटे 6। इसको सोल्व करते हैं तो 11 और 3 दूनी 6, 2 पंजी 10। तो इसको जब इसको गुणा करते हैं तो 11 को 50 से तो आ जाएगा 550। क्या आ जाएगा, 550 कुल छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितना धन उधार लिया था।
मान लो कोई व्यक्ति है, उसने कुछ धन है वो उधार लिया, कितने प्रतिशत दर से? 15% दर से, और उसने बाद में 7,250 रुपये है वो उसने वापस कर दिए 3 साल बाद। मान लेते हैं हम सबसे पहले मूलधन है वो इसका एक्स है, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक्स। तो इसका जो मिश्र धन है वो कितना दिया गया है? 7,250 रुपये। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और प्लस में ब्याज होता है। तो मूलधन एक्स इसमें दिया गया है और सब साथ में हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा दर कितनी दी गई है? 15%, और समय है वो कितना दिया गया है? 3 वर्ष दिया गया है, और साथ में 100 लगा लेते हैं बटे में। तब इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्स प्लस में 45x बटे 100। ये इसको सोल्व करने पर इसका मान आ जाएगा। जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा, यह आ जाएगा 145x बटे में 100 बराबर हो जाएगा 7250, और डबल जीरो इसके लग जाएंगे। इसको पूरे कैलकुलेशन को हम सोल्व करते हैं तो एक्स का मान है वो कितना आ जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 5,000 रुपये। क्या आ जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा। उसने एक वस्तु को 64% लाभ, सॉरी ये 64% नहीं होगा, इसकी जगह पर होगा 6% लाभ। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्या हो जाएगा इसमें? 6% लाभ हो जाएगा, और दूसरी को 4% हानि पर बेचा। उस पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो 1500 रुपये में कोई वस्तु, प्रत्येक वस्तु को खरीदा, 2 वस्तु खरीदी, एक को 1500 में, दूसरी को 1500 में। तो पहली वस्तु पर 1500 का क्या होया? 6% लाभ हुआ। तो 1500 गुणा 6 बटे 100, तो इसका लाभ होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 90 रुपये। कितना आ जाएगा? 90 रुपये। और दूसरी वस्तु पर उसका जो हानि है वो कितनी है? 4%। तो 1500 गुणा 4 बटे 100 इसको लिखते हैं। तो इसकी हानि निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगी? 60 रुपये की हानि होती। जब इनको ऐड करते हैं तो उसको 30 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और टोटल कितने रुपए पर हुआ है? ये उसको 3,000 रुपये पर हुआ। 2 वस्तुएं खरीदी थी 3,000 की, 1500 रुपये की, तो टोटल रुपये क्या हो जाएगी? 3,000 रुपये हो जाएगी। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो 0 से 0 क्रॉस हो जाएंगे, और 10 से 10, तो ये 3 से 3 कट जाए तो क्या हो जाएगा? 1% है वो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1% लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फार्म में कुछ बकरियां एवं मोर हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो एवं पैरों की कुल संख्या 170 हो तो बकरियों की संख्या क्या होगी? कोई फार्म है, उसमें कुछ बकरियां व कुछ मोर हैं, तो उसमें सिरों की संख्या वो कितनी दी गई है? हेड है वो कितने दिए गए हैं? वो 60 दिए गए हैं। और जो पैर हैं, लेग हैं, वो कितने दिए गए हैं? 170 दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सिरों की संख्या है उसको दुगुना करते हैं। सिरों की संख्या को दुगुना करते हैं तो क्या आ जाएंगे? 120 सिर हो जाएंगे। तो और इनका अंतर है वो देखते हैं। इनका अंतर है वो क्या हो जाएगा? इसका अंतर है वो 50 हो जाएगा। तो 50 इसका अंतर हो जाएगा। 50 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो 25 आता है। तो 25 आता है, ये किसका मान आएगा? ये बकरियों का मान आ जाएगा। तो बकरियों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्गाकार खेत या मैदान में प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है। पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? सॉरी, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। बाकी हम क्वेश्चन आपको पढ़कर बता रहे हैं वो लगभग सही बता रहे हैं कि कोई वर्गाकार खेत का मैदान है, उसमें चारों तरफ एक किनारे पर 100 पेड़ लगाने हैं, दूसरे किनारे पर भी 100 पेड़ लगाने हैं। तो इस प्रकार से है ये। इसमें इस तरफ भी 100, इस तरफ भी 100, इस तरफ भी 100, इस तरफ 100 पेड़ लगाने हैं। तो पूरे मैदान को कवर करने के लिए कुल कितने पेड़ों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस तरफ हमने 100 पेड़ लगाते हैं तो एक पेड़ किनारे, इस किनारे पे आता है और एक इस किनारे पे आता है। तो बीच में टोटल 98 पेड़ ही लगेंगे, और एक एक है वो किनारे पर लगेगा, क्योंकि इस किनारे पर और इसके किनारे पर एक ही पेड़ आएगा। तो 98 इस साइड लगेंगे और 98 चारों तरफ है वो इसके 98 लगेंगे, और 4 हैं वो इसके कोनों पर लगेंगे। तो 98 को हम 4 से गुणा करते हैं, 98 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में 4 ऐड करते हैं। तो टोटल इतने पेड़ों की आवश्यकता होगी। तो 98 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा? 392 हो जाएगा। और प्लस में 4 ऐड करते हैं तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे? 396 पेड़ों की इसकी लिए आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी 396 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं, उसे 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कुल कितना समय लगेगा। कोई मशीन है, कोई कपड़े के टुकड़े को या फिर फीते को 10-10 मीटर के टुकड़ों में काटती है। कितना काटती है? 10-10 मीटर के टुकड़ों में काटती है और एक टुकड़ा काटने में उसे 6 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 6 सेकंड लगते हैं। कोई 3 किलोमीटर लंबा टुकड़ा काटने में उसे कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई फीता है, मान लो ये कोई फीता है, उसमें हमें 3 टुकड़े करने हैं। तो 3 टुकड़े करने के लिए हमें इसको 2 बार ही काटना होगा। कितने बार काटना होगा? 2 बार काटना होगा, तो इससे 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हमने सबसे पहले तो इसमें जान लेते हैं कितने कट है वो हमें लगाने होंगे। तो 3 किलोमीटर को हम मीटर में बनाते हैं तो कितने आ जाएगा? 3000 मीटर हो जाएगा। और इसमें 10-10 मीटर के टुकड़े काटते हैं तो 10 से इसको भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? टोटल 300 टुकड़े हमें चाहिए। कितने चाहिए? 300 टुकड़े। और 300 टुकड़े काटने के लिए मशीन को कितने कट लगाने होंगे? 299 कट लगाने होंगे। 299 कट लगा लेंगे तो 300 टुकड़े अपने आप हो जाएंगे। तो एक टुकड़े में उसको कितना समय लग रहा है? 6 सेकंड लग रहा है। तो 299 टुकड़ों में उसे कितना समय लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 1794 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 1794 सेकेंड है वो टोटल समय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था, विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। और बताइए कि इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। कितने लड़कों ने भाग लिया? 5 लड़कों ने भाग लिया। सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, सुरेश लिख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? सुरेश है, सोहन का स्थान है वो सुरेश से नीचे था। तो इससे नीचे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सोहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोहन हो जाएगा। उसके बाद है विजय का स्थान दीपक से ऊपर था। तो विजय का इसमें दिया गया है तो हम ये लिख लेते हैं, अलग लिख लेते हैं। तो विजय का स्थान है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दीपक से ऊपर था। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? दीपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजय के नीचे दीपक हो जाएगा। और साथ में क्या कहा गया है? कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। तो कुणाल है वो सोहन और विजय के क्या था? बीच में था। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो कुणाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुणाल हो जाएगा। और उसके नीचे क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? दीपक। तो इसी प्रकार से जो कुणाल है वो सोहन और विजय के बीच में हो जाएगा। तो सबसे ऊपर है वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सुरेश। तो सुरेश है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 10 घंटों में तय करती है। उसी दूरी को 8 घंटों में तय करने के लिए कार को कितना और कार की जो स्पीड है उसको कितना और बढ़ाना पड़ेगा। तो मान ले कोई कार है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कितनी चल रही है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और कोई निश्चित दूरी है वो 10 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? 10 घंटों में तय करती है। तो उसकी जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी, वो हो जाएगी 480 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 480 किलोमीटर की दूरी है वो तय करती है। आगे कहा गया है कि उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए, 8 घंटे में तय करने के लिए इसको 8 से हम भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना होगा और पहले कितना पर चल रही थी? वो 48 से। तो इसको कितना बढ़ाना होगा? वो बढ़ाना होगा टोटल 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है वो बढ़ानी होगी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी वर्गाकार खेत का विकर्ण 110 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। कोई वर्गाकार खेत है, मान लो ये कोई वर्गाकार खेत है, इसका जो विकीर्ण है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 110 मीटर दिया गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? तो मान लेते हैं इसकी भुजा है वो x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? x इसकी भुजा मान लेते हैं। तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 110 स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 110 इंटू में 110। इसको पूर्ण से सोल्व करते हैं तो x का मान हो जाएगा, x स्क्वायर का मान होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें 2 को भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 55। इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 6050 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर, 6050 वर्ग मीटर। या फिर इसका जो सीधा सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। तो इसमें हम इसका मान रखकर सोल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 1/2 गुणा
10 इंटू में 110, इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान भी आ जाता है वो 6050 मीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कोट 9 डिग्री, कोट 27 डिग्री, कोट 63 डिग्री और कोट 81 डिग्री का मान होगा। तो एक त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि कोट 9 डिग्री, कोट 27 और कोट 63 और कोट 81 डिग्री का मान है वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं तो कोट 9 डिग्री, कितना लिखते हैं, कोट 9 डिग्री लिखते हैं। उसके बाद कोट 27 डिग्री रख लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं हम कोट 90 माइनस 63 डिग्री रख लेते हैं, सॉरी 63 नहीं, कोट माइनस 27 डिग्री रख लेते हैं। और आगे आ जाएगा इसमें कोट 90 माइनस 9 डिग्री। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा कोट 9 डिग्री, कोट 27 डिग्री और इसमें कोट 90 माइनस डिग्री होता है तो वो हो जाएगा 10 23 डिग्री और ये हो जाएगा 10 9 डिग्री। तो ये कोट होता है वो 10 का उल्टा हो जाता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, कट जाएंगे आपस में, तो इसका मान है वो 1 बच जाएगा। तो 1 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2 वर्गमूल 3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। मान लो तो कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है और ये इस जगह पर टूटकर ये जमीन से इस प्रकार से गिर गया है और इसकी जो ऊपरी भाग टूटकर है वो कितने दूरी पर गिरा है, 2 वर्गमूल 3, 2√3 है वो इतनी दूरी पर गिरा है और ये जो कोण है ये कितना बना रहा है, वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें ये जो पेड़ की पूरी दूरी है ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होता है वो, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे करण। तो आधार का मान हमें नहीं पता है तो आधार को हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी रख लेते हैं और ये सी रखते हैं। तो आधार क्या है, इसमें आधार तो हमें दिया गया है तो वो दिया गया है 2√3 और बटे क्या आ जाएगा, करण क्या है, करण बी सी लिख लेते हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर हो जाएगा 2√3 और बटे बी सी लिख लेते हैं। तो बी सी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा क्या आ जाएगा 4√3। तो इसी प्रकार से हम इसकी जो दूसरी भुजा है वो 10 60 में मान रखकर ज्ञात करते हैं। तो एसी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6 एसी का मान आ जाएगा और इसको पूरा सोल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा वो आ जाएगा 12.928। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, थोड़ी सिस्टम की थोड़ी प्रॉब्लम के कारण हम इसको ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो 12.928 है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, आप इसको सोल्व करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपभोग 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल का उपभोग कितने दिन में करेंगे। कोई कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं और वे क्या करते हैं 60 किलोग्राम चावल का उपभोग कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं और कितने किलोग्राम चावल का, 60 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि 30 व्यक्ति हैं वो 12 किलोग्राम चावल का उपभोग कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें 12 किलोग्राम चावल, तो इस प्रकार से हम इसको एमडीएस सूत्र से सोल्व करें तो 12 पंची 60 हो जाएगा और 15 दूनी 30, ये इससे कट जाएगा और 5 को इससे करते हैं 5 8 40। तो x का मान है वो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा वो 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 दिन है वो x का मान हो जाएगा। कितने दिन में इसका उपभोग करेंगे, तो 4 दिन में इसका उपभोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से संबंधित क्वेश्चन। इंजन कूलिंग सिस्टम के रेडिएटर का सिद्धांत होता है। तो इंजन कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, वो होता है गर्म पानी को अधिक क्षेत्रफल पर फैलाना। तो ऑप्शन नंबर ए गर्म पानी को अधिक क्षेत्रफल पर फैलाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन और वायु एक साथ में मिलते हैं। तो डीजल इंजन में ईंधन और वायु है वो एक साथ कहां पर मिलते हैं, तो वो मिलते हैं दहन कक्ष में। किस में मिलते हैं, दहन कक्ष या फिर कंबस्टन चैम्बर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं क्योंकि यह है, जो इंजन पिस्टन होते हैं वो आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि जो एल्युमिनियम धातु होती है वो हल्की होती है। तो हल्का है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन, तो पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन कैसा होता है? तो वो होता है, कैसा होता है? वो होता है जलाना ज्यादा कठिन होता है। क्या हो जाएगा? जलाना ज्यादा कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, एक 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान आमतौर पर द्वारा की जाती है। तो 2 स्ट्रोक इंजन है, उसकी पहचान है आमतौर पर वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है वाल्व की अनुपस्थिति के कारण की जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक दहन इंजन नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए, उनमें बताना है कि आंतरिक दहन इंजन है वो कौन सा नहीं है। तो स्टीम टरबाइन है, ये आंतरिक दहन इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंजन की ब्रेक पावर को मापने के लिए प्रयोग करने वाले डिवाइस को कहते हैं। इंजन की ब्रेक पावर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो किसके द्वारा मापा जाता है? वो मापा जाता है डायनेमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? डायनेमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन सा कथन वायु शीतलन इंजन के बारे में सही नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए, उनमें बताना है कि कौन सा कथन है जो वायु शीतलन इंजन एयर कूलिंग सिस्टम हो उससे संबंधित नहीं है। तो हो जाएगा उच्च संपीड़न अनुपात का उपयोग किया जा सकता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है इसमें, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग कहाँ लगा होता है? तो पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क प्लग होता है वो कहाँ पर लगा होता है? वो लगा होता है सिलेंडर शीर्ष पर। कहाँ पर लगा होता है? सिलेंडर शीर्ष पर या फिर सिलेंडर के टॉप पर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिस्क ब्रेक में डिस्क किस से जुड़ी होती है? तो डिस्क ब्रेक में जो डिस्क होती है वो किससे जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है व्हील हब से। किससे जुड़ी होती है? व्हील हब से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पिस्टन की टीडीसी और से बीडीसी के बीच गति को कहा जाता है। तो कोई पिस्टन है उसमें टॉप डेड सेंटर से जो बॉटम डेड सेंटर होता है उसके बीच की जो गति होती है उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्ट्रोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के चारों तरफ बने होते हैं। तो वाटर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के चारों तरफ है वो वाटर जैकेट बने होते हैं। क्या बने होते हैं? वाटर जैकेट बने होते हैं। और जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है उसमें जो सिलेंडर है उसके चारों ओर फिन्स बने होते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर होता है वो पेट्रोल इंजन वाले जो इंजन होते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, किस प्रकार के ब्रेक एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों पर काम कर सकता है? तो किस प्रकार का ब्रेक है जो एक पहिए का ब्रेक खराब होने पर अन्य ब्रेक को जो पहियों हैं उन पर भी प्रयोग किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा मैकेनिकल ब्रेक। वो हो जाएगा मैकेनिकल ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल तथा स्कूटर में किस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर प्रयोग किए जाते हैं? तो मोटरसाइकिल और स्कूटर में किस प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर प्रयोग किए जाते हैं? तो कौन से किए जाते हैं? वो किए जाते हैं टेलीस्कोपिक टाइप एक्स शॉक एब्जॉर्बर। तो टेलीस्कोपिक टाइप जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो मोटरसाइकिल और स्कूटर में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें, क्लच किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो क्लच होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्लच होता है वो घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कोई जगह अगर लाल और सफेद रंग के रिबन से सुरक्षित की गई हो तो क्या बताती है? तो कोई जगह है वो लाल और सफेद रंग के रिबन से सुरक्षित की जाती है या फिर रोकी जाती है। तो वो किस लिए रोकी जाती है? कि रोड पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है इसलिए रोकी जाती है। नेक्स्ट है इसमें, पीले रंग की ट्रैफिक लाइट ब्लिंकिंग करे तो इसका अर्थ क्या होता है? कोई पीले रंग की ट्रैफिक लाइट है वो ब्लिंकिंग करे तो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वाहन की गति धीमी करो तथा सावधानी से आगे चलो। ऑप्शन नंबर सी, वाहन की गति धीमी करो और सावधानी से आगे चलो, वो इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस स्थगित या रद्द होने पर, कोई व्यक्ति है उसका ड्राइविंग लाइसेंस स्थगित या फिर रद्द हो जाता है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे किसी भी स्थिति में वाहन नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि आप राजमार्ग पर चल रहे हैं तो उसके लिए मूल नियम है। आप कोई नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं तो उसके लिए जो मेन नियम है वो क्या है? तो उसका नियम यही है कि ओवरटेक नहीं कर रहे हो तो आप बाई लेन पर चलें।
अगर आप ओवरटेकिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको सिर्फ बाईं लेन पर चलना चाहिए। नेक्स्ट इसमें रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है। जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या फिर आरसी होती है उसमें क्या क्या दर्शाया जाता है, तो उसमें जो इंजन नंबर होता है वो भी दर्शाया जाता है, चेसिस नंबर भी दर्शाया जाता है, सवारी बैठने की संख्या भी दर्शाई जाती है। तो उपयुक्त सभी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के आवेदन के लिए किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो कोई वाहन है वो 15 साल से अधिक पुराना है और उसके पंजीकरण को नवीकरण के लिए कौन सा फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, तो वो भरना पड़ेगा फॉर्म 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें BS6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों में सल्फर उत्सर्जन की मात्रा कितनी होगी। तो BS6 जो उत्सर्जन मानक वाले वाहन आएंगे उनमें सल्फर उत्सर्जन की मात्रा कितनी होगी, वो होगी 10 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सुपरसोनोटेक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन क्षरण में अहम भूमिका निभाती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया। तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया था, वो लागू किया था सन 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत में BS6 उत्सर्जन मानकों को कब लागू किया गया। तो संपूर्ण भारत में BS6 उत्सर्जन मानकों को लागू किया गया था, वो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2020 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नए मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो नया मोटर व्हीकल जो संशोधन अधिनियम है उसके अनुसार बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नेक्स्ट इसमें भारत में सबसे पहले भारत स्टेज उत्सर्जन मानक कब लागू किए गए थे। भारत में सबसे पहले जो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक है वो कब लागू किए गए थे, तो वो लागू किए गए थे सन 2000 में। कब लागू किए गए थे, 2000 में लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, तो वो हो जाएगा ओजोन गैस। नेक्स्ट है इसमें प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। तो कौन सी जो गैस है वो वायु प्रदूषण का एक मुख्य उदाहरण है, तो वो हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है राकेश अस्थाना को। किसे नियुक्त किया गया है, राकेश अस्थाना को BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान है वो कौन से राज्य ने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। कौन से राज्य ने शुरू किया है, मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, तो वो किया गया है इंदौर को। इंदौर को लगातार हर बार लगभग स्वच्छता सर्वेक्षण में श्रेष्ठ शहर के रूप में घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो राफेल विमान है वो उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, वो बनी है शिवांगी सिंह। कौन बनी है, शिवांगी सिंह। नेक्स्ट है इसमें कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है। तो कार्बन की सबसे अधिक मात्रा कोयले की कौन सी किस्म में होती है, वो होती है एंथ्रेसाइट में। किसमें होती है, एंथ्रेसाइट में। तो डियर फ्रेंड्स ये था आज का हमारा मॉडल टेस्ट। हमने थोड़ा जल्दी में बताया है क्योंकि आपकी एग्जाम है वो नज़दीक है, तो इतना टाइम नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करके इसको अच्छे से देख सकें। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन है, इनके जल्दी से हमने आंसर बताए हैं, आप इनको देख सकते हैं। एग्जाम में आने के कुछ क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप इनको एक बार ज़रूर रिपीट कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। आपको आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी एग्जाम है बहुत अच्छी से जाए और आप सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद।